नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिजवाना शेख है। सफलता के रहस्य भाई रमेश चंद मेहरोत्रा पार्ट 22 कंटिन्यू करती हूँ। अवगुणों की दुर्गंध और परिणाम। एक साहब ने अपने मकान में नल फिटिंग का कुछ छोटा मोटा काम करवाने के लिए स्वयं से 20 साल से अच्छे संबंधों वाले एक पूर्व परिचित कर्मचारी को बुलाया। कर्मचारी को पाइप आदि हेतु नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिजवाना शेख है। सफलता के रहस्य बाय रमेश चंद मेहरोत्रा पार्ट 22 कंटिन्यू करती हूँ। सुखी रहने के लिए समय बचाना जरूरी। एक अजीज ने मुझसे मजाक में पूछा कि मैं सुखी रहने के लिए समय कैसे निकाल पाता हूँ। उस समय मेरे पास इसके 3 जवाब थे। पहला, एक बार मेरा एक दोस्त मुझे अपने काम से अपने साथ एक मंत्री महोदय के यहाँ ले गया। वहाँ अपने अपने काम से आए हुए लोगों की भीड़ देखकर मुझे लगा कि मैं किसी नुमाइश में पहुँच गया हूँ। तरह तरह के नमूने सजे हुए दिख रहे थे, लेकिन सब में एक बात में गजब का साम्य था। वह यह कि सबके चेहरों से लग रहा था कि मंत्री जी उनके पिताजी हैं। भीतर के कमरे में मंत्री जी लोगों की पेशियों पर पेशियां ले रहे थे। सचमुच कमाल का धैर्य और स्टैमिना था उनमें। मेरे दोस्त का भी नंबर आया। वह अनुभवी तब तक बैठा बैठा एक नींद ले चुका था, जबकि मैं सज्जनता के कारण सूख गया था। तब से मैं मंत्री क्या किसी विधायक के यहाँ भी कभी नहीं जाता, सिर्फ समय बचाने की गरज से। दूसरा, हमारे स्वाधीन देश की ट्रेन लेट होकर यात्री वर्गों के करोड़ों घंटे बर्बाद करती रहती है। ऐसे में वे बेचारे अपने सुख के लिए यदि समय निकालें तो कहाँ से। मैं अब इसलिए यात्रा नहीं करता, यहाँ तक कि तब भी नहीं जब पत्नी मायके जाती है। खूब समय बचाता हूँ। तीसरा, एक बार मैं काफ़ी बीमार पड़ गया था। ठीक होने में लंबा समय लग गया, बहुत दिन बर्बाद हो गए। अब मैं कभी बीमार नहीं पड़ता, सिर्फ इसलिए कि इससे सबसे अच्छा समय बचता है। मजाक की बात नहीं, गंभीरता से विचार कीजिए कि क्या सुखी रहने के लिए समय बचाना जरूरी नहीं है। जरा प्रयास कीजिए और देखिए कि जितना आप सोचते आए हैं उससे कई गुना ज़्यादा सुख आपकी मुट्ठी में है। हम छोटे भी हैं और बड़े भी। कुछ 100 कविताएं लिख चुकने वाले एक अच्छे खासे कवि, लेकिन परम संकोची स्वभाव के अध्यापक महोदय ने अपनी कविताओं का पहला संग्रह छपवाने के बारे में कहा कि उससे कोई फायदा नहीं, क्योंकि न जाने कितने बड़े बड़े कवियों के काव्य संग्रह पहले से मौजूद हैं, जिनके सामने मेरा संग्रह कहीं नहीं टिक पाएगा। उन महोदय का तर्क एकदम गलत था। उनकी महत्वाकांक्षा एक बहुत बड़ा स्वप्न थी। सामान्य व्यवहार की कसौटी पर उन्हें अपनी तुलना बहुत बड़े बड़े स्थापित कवियों से नहीं करनी चाहिए थी। दूसरे, यदि वे स्वयं को उन बड़े से छोटा मान रहे थे तो भी उनमें हीनता की भावना बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि हम बड़ों से छोटे हैं, पर साथ में यह भी सच है कि हम बहुतों से बड़े भी हैं। यदि आप ऊपर देखते हैं तो नीचे भी देखिए। सही मानसिक संतुलन के लिए ऊपर सांकेतिक दोनों छोरों को स्वीकार किया जाना जरूरी है, वरना जिस प्रकार अपने को छोटा ही छोटा मानने से आदमी में हीनता की भावना आ सकती है, उसी प्रकार अपने को बड़ा ही बड़ा मानने से उसमें अहंकार की भावना आ सकती है। हमारे उक्त अध्यापक महोदय सीढ़ी पर क्रमशः चढ़ने के सिद्धांत को भूल रहे थे। वे अज्ञानवश या अन्यथा पहली ही छलांग में सर्वोच्च शिखर पर पहुंचना चाहते थे।
आदमी को किसी भी रूप में स्थापित होने के लिए अनुभव और अभ्यास की अच्छी नींव तैयार करनी पड़ती है। मकान की छत बनाने के लिए पहले खंभे और दीवारें खड़ी करनी पड़ती हैं। इस डर से कि बहुत से लोग हमसे बड़े हैं, हम काम शुरू ही नहीं करें, यह स्थिति बहुत से अस्तित्व में ही नहीं आने के बराबर है। हम काम शुरू तो करें, दिया जलाने के लिए माचिस की छोटी सी तीली तो जलाएं, पेड़ पहले ही दिन फल नहीं देने लगता। समाज और हम। एक गली के भीतर अपना मकान बनवाने वाले एक सज्जन को उस स्थान पर अपने द्वारा खरीदी हुई गिट्टी और रेत की गाड़ियां खाली करवानी पड़ गईं, जिस स्थान से आगे गाड़ी का जाना संभव नहीं था। परिणाम यह हुआ कि वहां बड़े बड़े ढेर बन गया और आगे जाने का रास्ता कुछ दुर्गम हो गया। उन सज्जन ने तत्काल 4 मजदूर लगाकर गिट्टी और रेत को तसलों में भरवा भरवा कर गली में अपने मकान तक पहुंचवाना शुरू कर दिया। उसी बीच आने जाने वाले लोग विशेष सावधानी बरतते हुए आर पार आते जाते रहे। कुछ समय बाद एक महोदय गिट्टी पर गलत ढंग से पैर रखकर आगे बढ़ते समय गिट्टी धसक जाने से लुढ़क गए। मामूली सी चोट लगी और पहना हुआ कपड़ा एक कोने से कुछ गंदा हो गया। महोदय जी भड़क पड़े, चीख चीख कर बल्कि भौंक भौंक कर गिट्टी डलवाने वाले सज्जन को गालियां देने लगे कि दुष्ट ने सारा रास्ता रोक दिया है, अपने बाप की सड़क समझ ली है। आदि 10-15 लोग इकट्ठे हो गए, जिन्होंने महोदय की चोट और गंदे हुए कपड़ों के नाम पर उनके प्रति सहानुभूति तो दिखाई, पर अन्यथा उनका बिल्कुल साथ नहीं दिया, क्योंकि सब जानते थे कि मकान बनवाने वाला भला आदमी पूरी चिंता के साथ वहां से गिट्टी और रेत जल्द से जल्द उठवा रहा था। थोड़ी देर में रास्ता साफ हो गया। यहाँ दोष किसका था? मकान बनवाने वाले के व्यक्ति जितना और जितनी जल्दी कुछ करवा सकता था उतना अपनी जगह है, पर प्रश्न यह है कि लुढ़कने वाले महोदय सिर्फ वहीं क्यों थे? ठीक उसी परिस्थिति में दर्जनों अन्य लोग भी तो उधर से आ जा रहे थे, जो सामने की असुविधाजनक स्थिति का आकलन करके केवल आधे मिनट की अतिरिक्त सावधानी बरतते हुए वहां से बिना लुढ़के निकल जा रहे। पर विडंबना यह है कि जो लोग लुढ़कना जानते हैं, उनके लिए उनका हर रास्ता 24 घंटे और 365 दिन बढ़िया रहना चाहिए। वे न जाने किस समय सड़क को अपने दर्शन देने के लिए तशरीफ ले आए। उन्हें एक क्षण की भी असुविधा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वे अपना सारा समाज बस स्वयं होते हैं। सच्चाई यह है कि लापरवाही ऐसे लोगों की सिर्फ खुद ही रहती है, पर वे अपना दोष बिल्कुल नहीं देख पाते। दूसरों की वाजिब मजबूरी पर भी वे उन्हीं पर बरसते हैं। ऐसे लोग समाज का अर्थ और मूल नहीं समझते। हम मनन करें कि हम भी तो ऐसे नहीं हैं। अब एक उल्टा उदाहरण देखें, जिसमें खुद मकान बनवाने वाला आदमी समाज का अर्थ नहीं जानता। उसने अपने बनते हुए मकान के लिए जरूरत पड़ने वाले पानी के लिए मकान के सामने की कच्ची सड़क के पार बहती हुई बड़ी नाली को फोड़कर अपने मकान की ओर सड़क के बीच से काट लिया, जो सड़क पर फैल कर चौड़ी और कीचड़ युक्त होती चली गई, जिससे सड़क पर आने जाने वाले 85 लोगों को हरदम परेशानी होने लगी। मकान बनवाने वाले को इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं थी कि उस पर उधर निकलने वाला हर व्यक्ति थू थू कर रहा है। ऐसे लोग सिर्फ अपने लिए सगे और सारे समाज के लिए कोढ़ होते हैं। आत्मशुद्धि के लिए हम यहाँ भी मनन करें कि कहीं हम भी तो अपनी किसी करनी से अपने चारों ओर तरह तरह की गंदगी नहीं फैला रहे। धन्यवाद।